गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द एक्सप्लेनेशन सीरीज है, तो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन, राइट। तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके। तो अभी आप सभी को नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो इसमें आप लोगों को अभी क्योंकि 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स भी देना है। तो स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन सीरीज। तो आज हमारा जो सबसे पहला जो पेपर रहने वाला है, वो रहेगा हमारा सबसे रिसेंट वाला पेपर रहेगा। और सबसे रिसेंट में हुआ था जीपैट 2025 का। आप लोगों को वैसे सभी को पता ही है, जीपैट होता है टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 5 सेक्शंस, और वो भी 5 सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, राइट? लेकिन उसमें भी फिर जो हमारे सब्जेक्ट वाइज़ होता है, मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होते हैं, उसके 38 क्वेश्चन होते हैं, राइट? देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, उसके 38 क्वेश्चन है, बट इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन द सेशंस ऑफ द 25 क्वेश्चन, राइट? सो टुडे आज के हमारे पहले सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और वो भी होगा फॉर द 25 क्वेश्चंस, जो कि रहने वाले हैं रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिक्स एंड उसके अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट। फार्मास्यूटिक्स और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स में कौन से आते हैं? एक तो हो गया फार्मास्यूटिक्स, दूसरे होते हैं फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद में डिस्पेंसिंग फार्मेसी, राइट। उसके बाद में आता है हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स, राइट। तो ये सारे जो होते हैं वो आते हैं अलाइड सब्जेक्ट्स में। तो हम लोग 2025 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है? द व्हाट इज द क्लास टू मेथड, राइट। सो दिस इज द व्हाट इज क्लास टू मेथड फॉर कंसिस्टेंसी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी एडजस्टमेंट, राइट। तो पहले मेथड पे जाने के पहले हमेशा एक काम करना होता है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या बोला गया है? ये जो टोनिसिटी होता है उसका एडजस्ट करना होता है। तो टोनिसिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक जो आप लोगों ने हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे वाला है, वो होता है आइसोटोनिक, राइट। आइसोटोनिक मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग फॉर्मुलेशन बनाएंगे, उस फॉर्मुलेशन का ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है दैट शुड बी इक्वल टू द ब्लड, राइट। उसी को बोला जाता है आइसोटोनिक। अगर आइसोटोनिक नहीं रहा, ज्यादा हो गया, तो उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक, एंड कम रहा तो उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। दोनों भी अगर हम लोग अगर बात करते हैं आईवी फ्लूइड्स की, तो आईवी फ्लूइड अगर आइसोटोनिक नहीं रहे, तो जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका या तो श्रिंकिंग होगा, नहीं तो स्वेलिंग होगा, राइट। तो उसमें से कौन सी मेथड है जो कि आइसोटोनिक एडजस्टमेंट के लिए यूज की जाती है, और वो भी क्लास 2 मेथड। तो इसके लिए आप हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो पता होना चाहिए कि इसमें 4 ऑप्शन तो दिए वाले हैं। अगर क्लास 2 मेथड बोला गया है, तो टोनिसिटी एडजस्टमेंट के हम लोगों को मेथड्स पता होने चाहिए, या फिर क्लासेस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ द टोनिसिटी एडजस्टमेंट मेथड। तो ये हम लोग सबसे पहले जाके देखने वाले हैं रिगार्डिंग द टोनिसिटी एडजस्टमेंट के 2 क्लासेस होते हैं। तो उसमें हम लोग जिसको बोला जाता है, एक होता है क्लास 1 मेथड और दूसरा होता है क्लास 2 मेथड, राइट। तो जिसमें से जो पहले वाला है दैट इज द क्लास 1 मेथड, जिसको बोला जाता है एडिटिव मेथड, और क्लास 2 मेथड होता है उसको बोला जाता है डाइल्यूशन मेथड। एज नेम इंडिकेट, बिल्कुल सिंपल होता है। एडिटिव मेथड का मतलब क्या होता है कि एक हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन में सोल्यूट्स को ऐड करते जाएंगे अंटिल इट अचीव्स द आइसोटोनिसिटी, राइट। उसको बोला जाता है एडिटिव मेथड। फॉर एग्जांपल, जिसमें आते हैं, हमारा पहला हो गया सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड आता है, जो कि क्लास 1 मेथड होता है। देन क्रायोस्कोपिक मेथड हो गया, एंड मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन मेथड हो गया। एज नेम इंडिकेट, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सोल्यूट्स को ऐड करते जाएंगे। पहले सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा, फिर इसमें सोल्यूट डालते जाएंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक वो आइसोटोनिक नहीं होता। और NaCl कितना आइसोटोनिक होता है? 0.9% NaCl, राइट। हाँ, फिर जो हमारी जो क्लास 2 मेथड्स होती है उसको बोला जाता है डाइल्यूशन मेथड। एज नेम इंडिकेट, डाइल्यूशन मेथड का मतलब ही क्या हो गया? सबसे पहले बना लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन,
फिर उसको डाइल्यूट करते जाएंगे अंटिल वी विल गेट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी व्हाइट विंसेंट मेथड होती है, ये व्हाइट विंसेंट मेथड आती है, दैट इज द क्लास 2 मेथड, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। इसलिए हमारा यहाँ पे जो सही वाला ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द व्हाइट विंसेंट मेथड। और बाकी कौन से वाले हैं? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, क्रायोस्कोपिक मेथड एंड मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन मेथड। तो हम लोगों को जब भी हम लोग जीपेट के लिए कोई कहीं से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, तो एक चीज याद रखनी होती है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के ऊपर ही ध्यान नहीं देना होता है, बाकी 3 ऑप्शन के ऊपर भी के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। उसी को हम लोग कंप्लीट नॉलेज बोलते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ मूविंग बेड ड्रायर। ओके, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग में भी कौन सा वाला ड्रायर बोल रहे हैं? वो बोला जा रहा है कंटिन्यूअस शेल्फ मूविंग बेड ड्रायर कौन सा होता है, राइट। तो अगर अगर किसी ने ये पढ़ा भी नहीं है या फिर सुपरफिशियली पढ़ के रखा है, तभी भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते आ जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? कंटिन्यूअस शेल्फ मूविंग बेड ड्रायर, राइट। तो यहाँ पे जो शेल्फ होती है वो कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर का मतलब क्या होता है? जो ड्रायर में हम लोग ट्रे ऐड करते हैं और बाद में निकाल लेते हैं, दैट मीन्स ये हो गई है हमारी बैच प्रोसेस, राइट। तो बैच प्रोसेस हो गया। देन वैक्यूम टम्बल ड्रायर। वैक्यूम टम्बल जो ड्रायर होता है उसमें वो रोटेट होते रहता है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअस मूव नहीं हो रहा है, मूव हो रहा है लेकिन कौन सा मोशन कर रहा है? वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन, राइट। अब फिर दूसरे कौन से वाले बचे हैं? 2 ऑप्शन बच गए हैं। एक तो हो गया टर्बो ट्रे ड्रायर और दूसरा होता है स्प्रे ड्रायर। इसमें से स्प्रे ड्रायर तो हो ही नहीं सकता, तो लास्ट में हमारा बच्चा कौन सा वाला है? दैट इज द टर्बो ट्रे ड्रायर। दैट मीन्स अगर हम लोगों को मिनिमम नॉलेज भी रहा, तभी भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोलता है? द ड्रग विच इज सॉल्युबल इन लेस देन और इक्वल टू 250 ml वाटर, राइट, वाटर। और मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या दी गई है? वी हैव गॉट द सोल्युबिलिटी, राइट। ये हो गया सोल्युबिलिटी। और 85% से ज्यादा या फिर इक्वल टू 85% उसका है एब्जॉर्प्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्ब कब होता है? जब भी ड्रग जो होता है वो आर पार चला जाता है, मतलब ड्रग होता है वो परमिएबल होता है। तो सोल्युबिलिटी के बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है परमिएबिलिटी, राइट। ये हमारे 2 चीजें गिवन है। बिलोंग्स टू बीसीएस क्लासिफिकेशन। तो सब लोगों ने बीसीएस क्लासिफिकेशन पढ़ के रखे वाला है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ व्हाट इज बीसीएस क्लासिफिकेशन। उसमें 4 टाइप के ड्रग्स के क्लासिफिकेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द 2 फैक्टर। पहला फैक्टर होता है वो कहलाता है सोल्युबिलिटी, और दूसरा फैक्टर होता है वो कहलाता है परमेबिलिटी। तो क्लास 1 ड्रग्स वो होते हैं जिनका सोल्युबिलिटी हाई है और परमेबिलिटी हाई है, और वैसे ही अब ये चेंज होते जाएगा। और क्लास 4 ड्रग्स वो होते हैं जिनकी सोल्युबिलिटी भी कम है और जिनका परमेबिलिटी भी होता है वो भी कम होता है, राइट। तो हम लोगों को ये देखना है अभी कि कंडीशन दिवाली है, और कंडीशन कौन सी दिवाली है? कि सोल्यूबल है 250 ml से कम में, और एब्जॉर्ब हो रहा है 85% से ज्यादा, मतलब परमेबिलिटी। तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि अगर इसकी परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी कैसी है? दिस परमेबिलिटी इज द हाई परमेबिलिटी, ओके। और सोल्युबिलिटी इज लेस देन द 250 ml वाटर, मतलब सोल्युबिलिटी भी है वो भी हाई सोल्युबिलिटी है। तो अगर हम लोग बीसीएस क्लासिफिकेशन देखेंगे, हाई सोल्युबिलिटी एंड द हाई परमेबिलिटी, तो अब हम होता है हमारा दिस क्लास इज कॉल्ड एज द क्लास 1 ड्रग। गॉट इट? तो यूजुअली हम लोग याद कौन सी चीज रखते हैं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ
कि क्लास बीसीएस क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग इसको रट्टा मार लेते हैं, हाय हाय, लो लो इतना ही रखते हैं और क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, राइट? ये हो गया। नाउ अब हम लोग जाएँगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियोग्राम, राइट? So reogram that does not start from the origin. ओके, तो ऐसा कौन सा रियोग्राम होता है? वो जो कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आके अड़ना चाहिए? वो होता है व्हाट इज द रियोग्राम। रियोग्राम मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली द ग्राफ होता है, जो कि ग्राफ होता है स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन का, राइट? तो ये हो गया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर हम लोग जाएंगे हमारे इन सिस्टम्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 सिस्टम्स दिए वाले हैं। पहला है सूडोप्लास्टिक सिस्टम, दूसरा है न्यूटोनियन सिस्टम, तीसरा है प्लास्टिक सिस्टम और चौथा हो गया हमारा डाई लैटेंट सिस्टम, राइट? तो रियोग्राम क्वेश्चन क्या है? रियोग्राम जो कि कहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब ही क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, राइट? फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं। तो अगर स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन भी होता है, वो भी जीरो ही रहेगा। स्ट्रेस मीन्स अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेन मीन्स जो भी चेंजेस होते हैं डायमेंशन में उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेन। तो फोर्स लगने के वजह से कौन से मतलब कितने चेंजेस होते हैं वो हम लोगों को देखना है। तो अगर स्ट्रेस ज़ीरो है तो स्ट्रेन भी ज़ीरो है, राइट? फिर क्या होगा? स्ट्रेस अगर ये डायरेक्टली न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं या फिर न्यूटनियन सिस्टम होते हैं, तो वो फॉलो करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ द फ्लो और वो डायरेक्टली हुक्स का लॉ भी फॉलो करते हैं, दैट इज द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, राइट? मतलब जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे-वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो जो न्यूटनियन सिस्टम है वो तो ज़ीरो से चालू हो जाएगा। फिर दूसरे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे कुछ कोई सिस्टम है क्या, जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, मतलब तब जाके ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। या फिर स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये कहीं से तो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा वाला जो सिस्टम होता है वो सिस्टम होता है, दिस इज द प्लास्टिक सिस्टम। प्लास्टिक एंड इलास्टिक के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो इलास्टिक है होता है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, इलास्टिक सिस्टम्स वो होते हैं दे विल रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसको बोला जाता है इलास्टिक सिस्टम। और प्लास्टिक सिस्टम ये होते हैं व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड दे डू नॉट रिगेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज। लेकिन प्लास्टिक सिस्टम वो भी होते हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाने के बाद में वो सडनली उनमें चेंज नहीं होता है। तो होता क्या है उसमें, उनमें आपस के जो बॉन्डिंग्स होते हैं वो चेंज होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, जिसके वजह से ये जो लीनियर रिलेशनशिप होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है और वो हो गया है सिस्टम, दैट इज द प्लास्टिक सिस्टम। तो प्लास्टिक सिस्टम में हम लोग अगर न्यूटोनियन में देखेंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सूडो प्लास्टिक में भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डायलेटेंट मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक ही होता है, वो होता है प्लास्टिक सिस्टम। ओके, देन चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। ये तो मैंने अभी अभी भी क्लास में पढ़ाया वाला था स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे। तो वहाँ पे दो चीजें थी, स्टेरिलाइजेशन एंड द डिसइंफेक्टेंट, राइट? तो डिसइंफेक्टेंट के इवैल्यूएशन के लिए कौन सी टेस्ट होती है वो टेस्ट के बारे में हम लोगों को देखना है। पहला है हमारा वीडीआरएल टेस्ट, दूसरा है विडाल टेस्ट, तीसरा होता है चिक मार्टिन टेस्ट और फोर्थ होता है ड्रेव्स टेस्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसा हुए है जिसको बोला जाता है मेमोरी बेस्ड, मतलब आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए ये कौन सा वाला है। तो इसका एक्चुअल सही आंसर होता है दिस इज द चिक मार्टिन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होते हैं, जैसे चिक मार्टिन टेस्ट हो गया, देन जो हमारा रिडल वॉकर टेस्ट होता है, ये जो फिनॉल कोएफिशिएंट्स के टेस्ट होते हैं, राइट?
तो अगर हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा चिक मार्टिन टेस्ट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, राइट? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है रिडल वॉकर टेस्ट का, राइट? लेकिन जैसे हम लोगों ने बोला ना कि स्टैंडर्ड फिनाइल कोएफिशिएंट बेस्ड टेस्ट होती है। इसका अब अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि फिनाइल कोएफिशिएंट टेस्ट के 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है रिडल वॉकर टेस्ट। रिडल वॉकर टेस्ट ये फिनाइल कोएफिशिएंट टेस्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। फिनाइल कोएफिशिएंट टेस्ट वो होती है जहाँ पे जो भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग मेजर करते हैं फिनॉल। दैट्स व्हाई नेम इज गिवन एज अ फिनॉल कोएफिशिएंट बेस्ड टेस्ट, राइट? तो फिनॉल के साथ में कंपेयर किया जाएगा और फिर एक्टिविटी भी उसके कंपैरेटिव ली जाएगी फिनॉल की, राइट? उसमें आता है सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है रिडल वॉकर टेस्ट। रिडल वॉकर टेस्ट इज कॉल्ड एज द क्लीन टेस्ट, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। फिर जो रिडल वॉकर का मॉडिफाइड जो टेस्ट होता है वो होता है चिक मार्टिन टेस्ट, जहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर मैटर फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया या फिर सीरम हो गया, उसको ऐड किया जाता है। तो जिसकी वजह से फिर ये मॉडिफाइड टेस्ट होती है, राइट? फिर बाकी के रॉन्ग क्यों होते हैं वो भी देखेंगे। वीडीआरएल जो टेस्ट होता है, दिस इज फॉर द डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। विडाल टेस्ट सभी को पता है फॉर द टाइफाइड फीवर के लिए होता है। और जो ड्रेव्स टेस्ट होता है, दिस इज फॉर वेटिंग पावर ऑफ द सर्फेक्टेंट्स, राइट? तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स। तो हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्यों पढ़े, तो सीधे सीधे ही उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट? ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज द व्हाट इज द स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल शोज। ये तो क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो फार्मेसी के स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा वाला होता है। तो वो जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो हाँ, जैसे हाँ, बता रहे हैं कुछ लोग, तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चंस के बारे में यूजुअली हम लोग नहीं पढ़ते, वो आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन में और क्रिस्टलिनिटी में। तो यूजुअली नहीं पढ़ते हैं इतने डीप में, फिर भी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे हमारे ऑप्शंस के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं ये जो स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, एक्चुअली ये एक फेज होती है और ये फेज है जो दो फेजेस होती है उनके बीच में की फेज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मीसो फेज। तो स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी बोला जा रहा है, लिक्विड भी है और क्रिस्टल भी है, दैट मीन्स लिक्विड भी फेज है और सॉलिड भी फेज होता है। तो ये जो मीसोफेज है, मीसोफेज मीन्स द बिटवीन द टू फेजेस, दैट इज सॉलिड एंड द लिक्विड। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज होते हैं इन द लेयर एज द सोप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब मॉलिक्यूल्स है वो भी अरेंज होके है लेयर में, फिर लेयर जो है वो मूव हो रही है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है और साथ में मूव भी हो रहा है लाइट लिक्विड, दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज द मीसोफेज, जिसके वजह से उसमें दोनों भी ओरिएंटेशन आएंगे, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होती है वो मीसोफेज होती है बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड, जिसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज होके है इन द डिस्टिंक्ट लेयर, उसमें स्ट्रॉन्ग पोजिशनल ऑर्डर होता है। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे ऑप्शंस पे। अगर कोई मॉलिक्यूल्स लेयर में अरेंज है, तो लेयर में अरेंज है मतलब वो कितने डायमेंशन में घूम सकता है? हम लोगों को जैसे पता है, ये हो गया है हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और तीसरा हो गया है ये कहलाता है हमारा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब जो आउटवर्ड आता है हम लोग उसको इस तरीके से देते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अरेंज है लेयर्स में। लेयर्स में है मतलब इस टाइप से ये मॉलिक्यूल अरेंज होके है इन द लेयर। तो ये किधर किधर जा सकते हैं? तो ये तो या एक्स एक्स एक्सिस में जा सकते हैं, नहीं तो वाई एक्सिस में मूव हो सकते हैं। जेड एक्सिस में मूव होने के लिए उनको रोटेट होना पड़ेगा, तो ये जेड एक्सिस में रोटेट नहीं होंगे। तो इनका जो मोशन हो रहा है वो दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है। एक तो एक्स एक्सिस दैट मीन्स
इस मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन द प्लेन ऑफ द लेयर। तो लेयर का जो हम लोग है तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, नहीं तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए दो कौन से भी दो रहेंगे इसके प्लेन में मोशन, और कोई भी इसमें रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। तो वो वाला सही ऑप्शन कौन सा होता है? लास्ट वाला। दैट मीन्स इट हैव मोबिलिटी इन द टू डायरेक्शन बट नो रोटेशनल मोशन। वो यही हो गया है रिगार्डिंग द एस्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल, राइट? ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन में कि जो डाइल्यूट इनकॉम्पेटिबल होते हैं, सॉरी, ऐसे कोई डाइल्यूएंट बताओ जो कि इनकॉम्पेटिबल होते हैं विद द प्राइमरी अमाइंस। अब तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये तो पता होगा ही होगा। ऐसा कौन सा वाला है? बता दो एक बार। नहीं आ रहा है? सही है, राइट? तो तो बाकी लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो डाइल्यूएंट होते हैं जो कि इनकॉम्पेटिबल होते हैं विद द प्राइमरी अमाइंस के साथ में, फेमस डाइल्यूएंट है और वो डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। व्हेन लैक्टोज रिएक्ट विद द प्राइमरी अमाइन, ओके, मतलब हम लोग इसको NH2 ग्रुप के साथ में जब ये रिएक्ट होता है तब ये कॉज करता है डिस्कलरेशन, राइट? तो डिसकलरेशन, एंड ये डिसकलरेशन जो होती है इसी को बोला जाता है, दिस इज द फेमस रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द मेलार्ड्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो गया है मेलार्ड रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसा डाइल्यूएंट बताओ जो कि इनकॉम्पेटिबल होता है विद द प्राइमरी अमाइन। तो वो बिल्कुल नौ कॉन्सेप्ट वाला है। आपको हर बुक में इसका आंसर जो है वो मिल ही जाएगा। दिस इज द लैक्टोज। अगर बाकी चीजों के बारे में देखेंगे तो अगर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इटसेल्फ इज अ इनर्ट वन, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। मैन्यूटैल जो है वो इटसेल्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर अल्कोहल है, और डेक्सट्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है लेकिन वो लैक्टोज से कम रिएक्टिव होता है, राइट? दैट्स व्हाई मेन और ऑप्शन विल बी द लैक्टोज, राइट? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अ पेयर। तो यहाँ पे हम लोग जाके देखने वाले हैं करेक्ट मैच पेयर जो होता है वो कौन सा वाला है, राइट? तो हाँ, इसको भी अगर हम लोगों को देखना है तो पहले ये जो चार चीजें हैं, जैसे ट्रू ट्रू डेंसिटी हो गई, उसके बाद में ग्रैन्युल डेंसिटी होती है, उसके बाद में बल्क डेंसिटी, और उसके बाद में आती है बल्कीनेस, राइट? तो ट्रू डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने ये भी बहुत डिटेल में पढ़ के रखे वाला है। तो ट्रू डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो ट्रू डेंसिटी मतलब वो डेंसिटी जिसने एक्चुअली में वो जो हमारा इसको बोला जाए ना स्पेस ऑक्यूपाई किए वाला है, मास ने, उसको वो हम लोग बोलते हैं ट्रू डेंसिटी। तो ट्रू डेंसिटी वो होती है जो जिसमें जो पोर जो वॉल्यूम होता है उसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्रैन्यूल है, उस ग्रैन्यूल का इस टाइप का शेप है, ठीक है, और ये वाला जरा ज्यादा ही बड़ा हो गया वो। तो हमारे पास में कोई भी इस टाइप का एक ग्रैन्यूल है, राइट? तो ये वाला अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये इसको भी अगर हम लोगों ने छोड़ दिया, मतलब इसको कंसिडर नहीं किया, तो उस डेंसिटी को बोला जाता है ट्रू डेंसिटी। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ऐसा इनमें से मेथड ढूंढना है जिसमें ये जो ग्रैन्युल्स के अंदर भी इनमें से कौन सी चीज है जो पहुंच पाती है। अगर वो हम लोगों ने ढूंढ लिया तो हमारा यहाँ पे जो कनेक्शन है वो इजीली मैच हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल बल्क डेंसिटी ये भी नहीं है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड ये भी नहीं है। अब फिर कौन से बचते हैं? हीलियम एंड द मर्क्यूरी, राइट? तो हीलियम जो है वो होता है गैस फॉर्म में, और मर्क्यूरी होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में।
तो जो गैस फॉर्म है वो इजीली यहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए ट्रू डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है हीलियम पिकोमीटर। फिर ग्रैन्युलर डेंसिटी मतलब क्या होती है? ये वाला जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज़ वॉइड्स, राइट? तो ये जो क्लोज़ वॉइड्स होते हैं वो दूसरे किसी से भी हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, उसके लिए गैस चाहिए दैट इज़ द हीलियम। इसलिए उसके लिए यूज़ करें हम लोग हीलियम पिकोमीटर। फिर कुछ होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ओपन वॉइड्स, जैसे ये वाला हो गया। तो ये वाला जो वॉइड है दिस वॉइड इज़ द ओपन वॉइड। तो ऐसी डेंसिटी जिसमें ये जो ओपन वॉइड होते हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन सॉरी इसको कंसीडर जो होता है इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन जो क्लोज वॉइड्स होते हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ तक कौन सा वाला पहुंचेगा? तो वो हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी। तो पहले ही जाके देख लेने के कि यहाँ पे ऑप्शन कौन से है। तो कौन सा वाला हो गया? एक तो आता है P3 and Q2. Okay, so P3 and the Q2, right? सॉरी कितना है Q4 ना? हाँ, सो P3 एंड द Q4 ये सही है। लास्ट में फिर ये दोनों सही है या नहीं एक बार देख लेते हैं। R मतलब कौन सा हो गया? बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। हाँ, हाँ, हाँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू चालू है। 1 मिनट में फिर से। ओके, तो ये रिज़ॉल्व हो चुका है इश्यू। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बल्क डेंसिटी में हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हम लोग भर देंगे जितना वॉल्यूम आता है दैट विल बी द बल्क डेंसिटी, और बल्कीनेस सिंपली दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी। ओके, तो ये तो हमारा इसमें का सही ऑप्शन कौन-सा वाला आ गया है? सी। तो इस तरीके से हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं कौन-सा हमारा मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना है, और उसके साथ में अब यहाँ पे हम लोगों ने मतलब यहाँ पे मेमोरी बेस नहीं किया वाला है। हम लोगों ने वहाँ पे नॉर्मल सा लॉजिक लगाया वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता थी ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी में हम लोग जो क्लोज़ वॉइड्स होते हैं उसको भी कंसीडर करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कौन-सा वाला वहाँ तक पेनिट्रेट करता है, राइट? तो सो दिस इज़ क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेंसिटी। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दिस इज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू यूएसपी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेंजलकोनियम क्लोराइड इन द पैरेंटल। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है जो लॉजिक बेस्ड होगा। दिस इज कॉल्ड एज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये पढ़ने के बाद में ही आएगा आप लोगों को। तो इसके लिए जो सीधा-सीधा हमारा जो कंसंट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी दिस इज द 0.017%। ओके, तो ये जो बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है ये बेसिकली होता है कैटायनिक सरफेक्टेंट होता है, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज कैटायनिक प्रिजर्वेटिव, और जिसकी वजह से जब भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इट में कॉज द हिमोलिसिस या फिर टिश्यू इरिटेशन काज करता है, और टॉक्सिक होता है एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए पैरेंट्रल्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन सिंपली होता है दैट इज 0.0017%। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है वो वाला, ये तो सब लोगों ने पढ़ के रखा था फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, लेकिन कभी समझा नहीं था, ना ही 12th में समझा था, ना ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसी को भी नहीं समझा था। हाँ, आपको समझ में आया था, गॉट इट। ओके, आपका नाम नहीं लेता अभी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। तो triple point of water occur at the which temperature and the pressure? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है टेम्परेचर और प्रेशर की जहाँ पे वाटर के 3 फेजेस होते हैं। कौन से? सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड द गैसियस फेज। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन रहेगी जहाँ पे ये जो सॉलिड फेज होगी, लिक्विड फेज होगी और जो गैसियस फेज होगी, ये तीनों भी फेजेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मीनिंग भी क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ।
ये वाला जो है दिस इज़ द ट्रिपल पॉइंट, ओके। इस ट्रिपल पॉइंट में इस साइड में दिए वाला है प्रेशर, इस साइड में दिए वाला है टेम्परेचर, राइट? तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया है? सारे एक ही पॉइंट पे आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में देखा होगा कि जो हम लोग 2 एरो लगा के रखते हैं, ओके, एंटी पैरेलल वाले। तो जभी भी शिफ्ट हो जाता है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाती है। अब ये ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर जहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, सपोज़ टेम्परेचर थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया, मतलब वो कहाँ पे चला गया? इस साइड में चला गया, मतलब वो कौन से स्टेट में चला गया? उसी प्रेशर पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मतलब वेपर फॉर्म में चला गया। उसी टेम्परेचर पे और अगर हम लोगों ने इसी टेम्परेचर पे अगर हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ओके। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअल अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे तो टेम्परेचर होता है, वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो होता है वो होता है 4.58 mm ऑफ द Hg, जिसमें mm ऑफ Hg को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन द पास्कल। ऑल वी हैव टू डू इज दैट इज 1 mm Hg को हम लोग 133.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट सिंपली याद रखने वाला ही हमारा कंडीशन है। तो वाटर के लिए जो हमारी कंडीशन है कौन सी है? 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड कितना है? 4.58 mm ऑफ द Hg। तो 0.01 तो यहाँ पे है नहीं, तो जो 0.01 कब आएगा? जब इसका हम लोग क्या क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस है, पहले तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया और ये भी 2 चीज़ें हैं। बस कहाँ पे आके लड़ के फिर से एक डेसिमल पॉइंट पे। और अगर हम हमारा ये कहाँ पे चला गया? हाँ, अगर हम हमारा डेसिमल पॉइंट देखते हैं तो 0.01 0.01 कब आएगा? अगर इस एप्रोक्सिमेशन करेंगे, इसको अगर ऐड करेंगे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ में 9 8 8 का 9 हो जाएगा फिर से और इसका 0.1 होगा और इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो हो जाएगा 0.01। दैट्स व्हाई द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट? तो ये वाला हो गया हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ओके। इसके बाद में आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं, आप लोगों को ऐसे रिप्लाई देते जाना है, राइट? तो ये इस क्वेश्चन में क्या दिए वाला है? अमॉन्ग द फॉलोइंग लिक्विड्स, राइट, which has the highest surface tension against water at the 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन का मीनिंग ही क्या होता है? अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट? ये हम लोगों ने फॉर्मूला 11th 12th में भी पढ़ के रखे वाला है। तो सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। मॉलिक्यूल के बीच में 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं और वो 2 टाइप के फोर्सेस कौन से होते हैं? एक कहलाता है हमारा एडहेसिव फोर्स एंड जो दूसरा फोर्स होता है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव जो फोर्स होता है, दिस बेसिकली एक्ट्स बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल, ओके। तो तो एडहेसिव जो फोर्स होता है वो होता है बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में होता है। और जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं देज आर बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, राइट? तो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कि वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स, मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी के बीच में कोहेसिव फोर्स, वाटर एंड मर्क्यूरी के बीच में एडहेसिव फोर्स, ओके। जैसे हम लोगों ने किसी भी ब्यूरेट में वाटर को फिल कर दिया तो वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स, वाटर और वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स। तो ये फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, अब कौन सा फोर्स अवेलेबल है उसके ऊपर से डिपेंडेंट है। तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन में होता है वो एक्चुअली एडहेसिव फोर्सेस की वजह से नहीं होता। यहाँ पे ये हम लोगों ने एक लिक्विड यहाँ पे फिल कर दिया
ब्यूरेट में वाटर को फिल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे बनने वाला है कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस का मतलब ही क्या हो गया? ग्लास के साथ में वाटर का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर दैन द कोहेसिव फोर्सेस, राइट? तो ये जो हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन होता है वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से नहीं होता है, वो होता है ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस। तो हम लोगों को क्या पूछा गया है? ये जो 4 लिक्विड दिए वाले हैं, उनमें से हाईएस्ट सरफेस टेंशन जो होता है, वो किसका होता है अगेंस्ट द वाटर? तो वही उसका ही हाईएस्ट सरफेस टेंशन होगा जिसका जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। अब ये 4 में से देखेंगे कोहेसिव फोर्स कौन-सा वाला रहेगा? पहला है मर्क्यूरी। तो हम लोगों ने ये देख के रखा है आज तक थर्मामीटर में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मेटल होता है मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं दीज़ आर बिकॉज़ द मेटालिक बॉन्ड्स के वजह से होते हैं। तो ये कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके वजह से मर्क्यूरी में भी ये जो शेप आता है वो होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। फिर ऑक्टेन, ये उसके बाद में ओलेइक एसिड और ये जो हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से मेटल जो है वो कौन-सा वाला है? मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा है। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है तो उसका सरफेस टेंशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज़ द मर्क्यूरी। तो उसके लिए हम लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे कि मर्क्यूरी में कौन-सा मतलब सरफेस टेंशन क्या है, किसके वजह से आता है, फिर उसके बाद में हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो हमारा इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है और ये जो हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब ज़्यादा होता है, तब आता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में ही आते हैं, राइट? उसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस फॉर द टूलिंग, राइट? हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय। तो सबसे पहले तो अभी तो ये वाला तो हुआ था ना आपको भी, तो कौन-सा वाला सही ऑप्शन आएगा बता दीजिए? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं टूलिंग की। ये जो टूलिंग होते हैं वो क्या होते हैं? जो टैबलेट के डाइज़ एंड पंचेस होते हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं टूलिंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा टूलिंग का बी टूलिंग, डी टूलिंग, बीबी टूलिंग एंड डीबी टूलिंग सिस्टम। जहाँ पे जो डाइज़ एंड पंचेस होते हैं उनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं और ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हर कंट्री में हर जगह पे अलग-अलग डाइज़ और पंचेस को यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है और वो करने वाली जो एजेंसी होती है उसका नाम है एकेडमी ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो फिर ये बाकी की 3 चीज़ें क्या होती है वो भी देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि बाकी के 3 ऑप्शन भी पता होने चाहिए। एवरी क्वेश्चन में तो नहीं होता पॉसिबल लेकिन जैसे यहाँ पे आ चुका है। पहला कौन-सा वाला है? फिजिशियन डेस्क रेफरेंस। ये तो सिंपली एज़ नेम इंडिकेट ये तो ड्रग इन्फॉर्मेशन बुक है। दूसरा वाला नेशनल ड्रग कोड, ये तो ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबरिंग सिस्टम हो गया और जो तीसरा वाला है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, वो टूलिंग के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करता है, वो प्रोवाइड करता है इंडियन क्योंकि ये इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है ना, तो ये ड्रग के बारे में स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली टूलिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको प्रोवाइड करता है वो है एकेडमी ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेस, राइट? हाँ, उसके बाद में आता है हमारा ये हो गया अब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, राइट? तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कैसा है? अब तो तुम लोग ऑनलाइन वाले कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ठीक है। तो मुझे पता है इतना तुम लोग पेन और पेपर लेके कभी भी नहीं बैठते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इफ ग्रैन्युल डेंसिटी ऑफ द ये कौन हो गया हमारा पोटेशियम कार्बोनेट तो K2CO3 उसकी ग्रैन्युल डेंसिटी गिवन है दैट मींस इट इज गिवन एज द रो राइट ग्रैन्युल डेंसिटी कितनी है
इट इज 2.350 ग्राम पर सीसी। और उसकी मतलब दो टाइप के हमारे पास में डेंसिटीज गिवन है। पहला वाला ग्रैन्युल डेंसिटी और दूसरी वाली वो होती है हमारी, वो कहलाती है ट्रू डेंसिटी, और वो होता है 3.560, दिस इज ग्राम पर सीसी। और निकालने के लिए क्या बोला है हम लोगों को, इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी। देखो, इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। मतलब वहाँ पे भी कौन से थे, ट्रू डेंसिटी था और ग्रैन्युलर डेंसिटी डेंसिटी था। तो ये जो ट्रू डेंसिटी होती है, इसमें हम लोग कौन से वॉइड्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो क्लोज वॉइड होते हैं ग्रैन्युल के अंदर, उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। लेकिन ये जो ग्रैन्युल डेंसिटी होती है, उसमें ओपन वॉइड को ही कंसीडर नहीं करते, राइट। तो मतलब ओपन वॉइड को हम लोग माइनस कर देते हैं, लेकिन जो ये जो क्लोज वॉइड्स होते हैं उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो डेंसिटी ज़्यादा किसकी है? वो है हमारी ट्रू डेंसिटी। तो हमारे पास में ये हो गई, ज़्यादा कौन-सी वाली है? हमेशा ज़्यादा होती है ट्रू डेंसिटी। और कम कौन-सी वाली है? वो है ग्रैन्युल डेंसिटी। ग्रैन्युल डेंसिटी, राइट। तो सबसे पहले जिनको-जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये बता देता हूँ। जो हमारा डेंसिटी होता है, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन द वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को पता क्या चलता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, उतनी डेंसिटी कम रहेगी। तो इसमें से कौन-सी डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रू डेंसिटी, जो कि ज़्यादा है। मतलब इसका वॉल्यूम जो है, वो कम है। मैं इसका मीनिंग क्या हो गया? ये जो ग्रैन्युल डेंसिटी है वो कम है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। मतलब पार्टिकल तो एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने ये 4 टाइप के जो ग्रैन्युल्स है, इनको हम लोगों ने कंसीडर किया। ये एक हो गया और दूसरा ये वाला एक हो गया। तो ये जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो ब्लू में रहेगा, ये हो गया, दिस इज़ द ओपन वॉइड। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया ओपन वाइड। लेकिन ये जो इसके अंदर है, वो हो गया है क्लोज वाइड। तो ट्रू डेंसिटी में हम लोग इसको भी हटा देते हैं और ग्रैन्युलर डेंसिटी में इसको नहीं हटा पाते, सिर्फ ओपन वाले को हम लोग हटा देते हैं, इसलिए उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, राइट? मतलब दोनों में जो देखो इतना ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये 4 ही पार्टिकल कंसीडर करें। चारों को भी अगर हम लोग गिनेंगे, तो ट्रू डेंसिटी में कोई भी वॉइड को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ग्रैन्युलर डेंसिटी में हम लोगों को कंसीडर करना पड़ रहा है क्लोज वॉइड को, इसलिए उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि पोरोसिटी का मतलब क्या है? जो इंट्रा पार्टिकल का मतलब पार्टिकल के अंदर जो जगह बची रहेगी, उसी को बोला जाएगा पोरोसिटी। तो इनमें से जो क्लोज वॉइड वाला रहेगा, वही है हमारा इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी। वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? जब हम लोग ट्रू डेंसिटी में से ग्रैन्युल की डेंसिटी माइनस कर देते हैं और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द ट्रू डेंसिटी, एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद द 100, तो वो मिल जाता है हम लोगों को पोरोसिटी, राइट। इसलिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बन गया। तो और फॉर्मूला जैसे मैंने अभी अभी लिखा था ना, कि ट्रू डेंसिटी माइनस ग्रैन्युल डेंसिटी डिवाइडेड बाय द ट्रू डेंसिटी। तो ये हो गया है हमारा ट्रू डेंसिटी माइनस द ग्रैन्युल डेंसिटी, ग्रैन्युल डेंसिटी डिवाइडेड बाय द ट्रू डेंसिटी, राइट। इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 1 माइनस ग्रैन्युल डेंसिटी डिवाइडेड बाय द ट्रू डेंसिटी। इसके बस वैल्यूज हम लोगों को पुट करते जाने का है। वैल्यू कितना है, 3.56 माइनस सॉरी 1 माइनस 3.56 डिवाइडेड बाय 2.35, 2.35। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को जो आंसर मिलता है, वो आंसर कितना, मैं अभी जो कैलकुलेशन नहीं करके बैठूँगा मैं, राइट? हाँ, तो अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन में हमारा आंसर या तो 0.28 आएगा, नहीं तो 0.34 आएगा। तो वो आप लोगों को अभी कैलकुलेट करके खुद ही देखना है।
इतना तो कर सकते हैं, ऐसा मैं अज़्यूम करके चलता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन है हमारा पार्टिकल साइज रेंज व्हिच इज़ एनालाइज्ड बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेथड। ओके, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेथड के लिए पार्टिकल साइज की रेंज क्या होती है, वो भी देखना पड़ेगा। देखो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एज़ नेम इंडिकेट व्हाट इज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कि यूज़ करेगा लाइट, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब क्या हो गया? जो बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिकल साइज़ है उसको मेज़र करता है, और बहुत ज़्यादा कम पार्टिकल साइज़ कौन-सी दिखाई दे रही है? ये लास्ट वाली, कौन-सी 0.0012 टू 0.1 माइक्रोमीटर, इसके लिए तो हम लोगों को लगेगा, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, दूसरा है जिसमें पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 500 टू 1000 माइक्रोमीटर। वो तो हम लोग इसके लिए हम लोग जो सिंपल हमारे दूसरे मेथड्स होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड है, जैसे कि हमारा जो सीविंग मेथड होता है, ओके? ये जो सीविंग मेथड है, इसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। फिर हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, दैट इज़ 0.5 टू 150 एंड 200 टू 500। तो यहाँ उसके स फिर हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाद में कौन आता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसलिए इससे बड़ा जो साइज़ है, वो डायरेक्टली 200 से स्टार्ट नहीं हो रहा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.5 टू 150 माइक्रोमीटर, और इसके लिए फिर हम लोग सीविंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो या जैसे अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो यूज़ करता है विज़िबल लाइट का यूज़ करता है। इसकी रिज़ॉल्यूशन लिमिट ही होती है 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर की, राइट? तो इसलिए हमारा जो सही वाला आंसर रहेगा, दैट विल बी द 0.5 टू 150 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है आयरन कंटेंट। ओके, iron content which is present in gelatin for soft gel capsule should not exceed। ये बिल्कुल ही हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि सीधा लैकमन से दिया वाला है। हमारे नोट्स में भी वो डायरेक्टली एक सेंटेंस में भी अवेलेबल है, दैट मीन्स इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को नोट्स में ऐसी जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करके रखना होता है। तो जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, उसमें के जिलेटिन में आयरन कंटेंट मैक्सिमम कितना होता है अकॉर्डिंग टू द आईपी? तो अकॉर्डिंग टू आईपी उसकी जो वैल्यू होती है, इट शुड नॉट एक्सीड द 15 पार्ट्स पर मिलियन, इसी को बोला जाता है 15 पीपीएम, राइट? तो ये आयरन होने की वजह से होता क्या है उसमें, ये भी देख लेते हैं। तो जो आयरन है वो एक्ट करता है एज अ प्रोटो ऑक्सीडेंट कैटलिस्ट, राइट? अब अगर ऑक्सीडेंट कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, मतलब ये लिपिड का ऑक्सीडेशन कॉज करेगा, कैप्सूल का डिस्कलरेशन कर लेगा, और ड्रग का डिग्रेडेशन भी कर सकता है। इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम रखी जाती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो जब भी हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के, हमारे पास में 2 टाइप के सस्पेंशन होते हैं। एक कहलाता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और दूसरा होता है डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का मीनिंग क्या हो गया? जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो आपस में एग्रीगेट फॉर्म करते हैं और वो फ्लॉक्यूल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया वाला है? डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, मतलब वो एग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, अब जाएंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक के पास में। तो पहला वाला जो है, इजीली जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है, इट इज इजीली रीडिस्पर्सिबल सेडिमेंट। ओके, तो ये जो डीफ्लॉकुलेटेड है, जैसे मैं यहाँ पे 2 निकाल देता हूँ। एक हो गया है फ्लॉकुलेटेड और दूसरा हो गया डीफ्लॉकुलेटेड। फ्लॉकुलेटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से जो लूज़ जो एग्रीगेट्स है, वो लूज़ एग्रीगेट्स बने वाले हैं। लेकिन डीफ्लॉकुलेटेड में एक-एक पार्टिकल जो है, वो नीचे जाके
इस तरीके से सेटल होके हो जाता है, तो हो गया डिफ्लॉकुलेटेड। तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक, डिफ्लॉकुलेटेड की कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। इज़िली डिस्पर्सिबल सेडिमेंट, तो ये जो सेडिमेंट होता है वो इज़िली डिस्पर्सिबल नहीं होता। ओके, किसका इज़िली डिस्पर्सिबल है? फ्लॉकुलेटेड का। दूसरा, पार्टिकल्स फॉर्म द लूज़ एग्रीगेट, किसमें फॉर्म कर रहे हैं? फ्लॉकुलेटेड में, इसलिए ये भी गलत हो गया है डिफ्लॉकुलेटेड के लिए। ओके, तीसरा, सेडिमेंट इज़ फॉर्म्ड स्लोली, फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट जो होते हैं वो जल्दी-जल्दी फॉर्म होते हैं। क्यों जल्दी-जल्दी फॉर्म होते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या बना के रखे हैं? एग्रीगेट्स बना के रखे हैं जो जल्दी से सेटल हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे एक-एक, एक-एक जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल नीचे सेटल होता जा रहा है, जिसके वजह से फिर ये धीरे-धीरे सेटल होंगे। मतलब ये वाला भी ये वाला हमारा करेक्ट है। ये बाकी के डिफ्लॉकुलेटेड के लिए रॉन्ग है। फिर भी फोर्थ वाला देख लेते हैं। सेडिमेंट इज फॉर्म्ड रैपिडली, नहीं, यहाँ पे सेडिमेंट जो होता है वो स्लोली फॉर्म होता है, राइट? इसलिए सही वाला जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली। ओके, तो ये हो गया है हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम बाकी है तो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएंगे, उसमें देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट, ओके, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड इन थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। बिल्कुल मतलब जैसे मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, बस एक सेंटेंस में बता देता हूँ। जेल, सोल, जेल, बस इतना ही अगर आ गया तो ये कहलाता है थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल। इसका मतलब क्या होता है? पहले मटेरियल रहेगा जेल फॉर्म में, उसको शेकिंग करेंगे, सोल फॉर्म में चला जाएगा, रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर से जेल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इसमें से कौन सा वाला हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसमें स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड हम लोग देख पाएंगे थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल का। ओके, तो इनके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये जो मीटर्स होते हैं उनके यूज़ पता होने चाहिए। ओके, पहला जो हमारा मीटर होता है वो बोला जाता है प्लैनीमीटर। ओके, ये जो प्लैनीमीटर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया, राइट? सो प्लैनीमीटर जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एरिया के मेज़रमेंट के लिए, राइट? एरिया मेज़रमेंट, मतलब ये तो सही होने वाला नहीं है क्योंकि थिक्सोट्रॉपिक मतलब जेल सोल जेल है, राइट? फिर विस्कोमीटर, तो जेल फॉर्म किस में चला गया? सोल फॉर्म में, विस्कोसिटी चेंज हो गई। फिर से सोल फॉर्म कौन सा किस में आ गया? जेल फॉर्म में। तो उसके लिए एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है विस्कोमीटर। तो बाकी के भी पता होने चाहिए। कौन सा है? ओरिफिस मीटर एंड द रोटामीटर। तो ये जो ओरिफिस मीटर और रोटामीटर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फ्लो। ओके, मेजरमेंट ऑफ द फ्लो, ये फ्लो के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा जो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर होता है वो कैसे पता चलता है? वो जो स्पिंडल शेप का हम लोग विस्कोमीटर यूज करते हैं, तो ये वाली ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये सही है, दैट इज द विस्कोमीटर। ओके, नेक्स्ट जो आ रहा है वो होता है कोजेनी कारमान इक्वेशन, दिस इज रिलेटेड टू। अब यहाँ से चालू हो रहे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है ना कि फिजिकल फार्मेसी में क्या पढ़ के रखने का है, तो मैक्सिमम चीजें कौन सी पूछी जाती है? वो होते हैं इक्वेशंस ही होते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं रिगार्डिंग द कोजेनी कारमान इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन होता है? तो पहले हम लोग इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो कोजेनी-कर्मन इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स थ्रू द पोरस मीडिया। ओके, उसके लिए जो इक्वेशन है वो लिखा जाता है k इज इक्वल टू, दिस इज द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज डिनोटेड, एप्सिलॉन जो होता है वो बताता है हम लोगों को पोरोसिटी। एंड यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, ये 2 है, एक हो गया स्मॉल के और दूसरा हो गया है कैपिटल के, राइट?
तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, दिस इज द कैपिटल के और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्मॉल के एंड हियर आल्सो 1 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर एंड दिस इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर। तो सिंपल लैंग्वेज में ये अभी जितने भी आप लोगों को अभी इसके लिए अगर हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? अब हम लोगों को करना क्या है, जिनको भी जीपैट देने का है, ये फिजिकल फार्मेसी हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, जो चैप्टर में इक्वेशंस है उनके नाम लिख के रखेंगे, वो इक्वेशन लिख के रखेंगे और वो कौन सी चीज के लिए यूज होता है उसके ऐसे नोट्स बना के रखते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आने वाले हैं आगे जो कि हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि पढ़ाई कैसे करनी है आने वाले जीपैट की, उसके लिए एक्सप्लेनेशन होता है। ये जो क्वेश्चन है रिपीट तो नहीं होगा लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो व्हाट इज द दिस इज द क्वोजेनी-कार्मन इक्वेशन। तो ये किसके लिए है? फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द पोरस मीडिया। ओके, तो ये जो फिर दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं? जैसे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया। ओके, वो जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है इसको गवर्न किया जाता है बाय द नसेल्ट नंबर बाय फूरियर लॉ। बाद में नेक्स्ट होता है वो होता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज गवर्न बाय द स्टोक्स लॉ और प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है डार्सीज इक्वेशन। इसलिए अब ये इसमें से कौन सा वाला आ जाएगा? दैट इज परमेबिलिटी एंड द पोर साइज के लिए आता है हमारा कोजेनी-कार्मन इक्वेशन। ओके, ये एक हो गया है। अब नेक्स्ट ये वाला तो अभी जस्ट ही हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। द फ्लो इन विच द विस्कोसिटी इंक्रीजेस व्हेन सब्सटेंस इज शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब क्या हो गया है? शेयरिंग फोर्स लगता है। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? शेयर्ड इज नोन एज। पहले कितने लोगों को पता है ये 4 टाइप के फ्लो होते हैं? सभी को पता है? हाँ, पता है तो 4 टाइप के फ्लो होते हैं, मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है वो भी बताना होता है। तो पहला जो फ्लो है, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज़ द प्लास्टिक फ्लो। ओके, प्लास्टिक फ्लो तभी होगा जो प्लास्टिक फ्लो के बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन में देख के रखा था, जो स्टार्ट पॉइंट से चालू नहीं होता है। कहाँ से चालू होगा? इट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द यील्ड स्ट्रेस एक्सीड होने के बाद में होता है और उसके बिलो जो मटेरियल होता है वो बिहेव करता है एज अ सॉलिड। ओके, उसके ऊपर जाने के बाद में फिर वो मोशन में चला जाएगा और मतलब उसमें चेंजेस आ जाएंगे। फिर डायलेटेंट फ्लो होता है। डायलेटेंट फ्लो वो होता है जिसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द शेयर रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डायलेटेंट। बहुत वो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ के रखा है, जितना जोर से हम लोग फोर्स लगाएँगे, उतना उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। फिर आता है तीसरा न्यूटनियन फ्लो। न्यूटनियन फ्लो वो होता है जिसमें विस्कोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएँगे, उतना ज़्यादा जो स्ट्रेन होता है और वही उसका प्रोड्यूस होता है और वो होता है हमारा शियर रेट। ओके? और लास्ट में कौन-सा होता है, दिस इज़ द सूडोप्लास्टिक फ्लो। सूडोप्लास्टिक फ्लो वो होता है जहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन द शियर रेट। इसलिए डायलेटेंट फ्लो को क्या बोलते हैं? शियर थिकनिंग सिस्टम। और जो सूडोप्लास्टिक को जो होता है वो होता है शियर थिनिंग सिस्टम। इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा फ्लो बताओ जहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही हम लोग सब्सटेंस इज शेयर्ड मतलब उल्टा हो रहा है, तो कौन सा वाला था वो? डाइलेटेंट फ्लो, राइट? और लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और वो होता है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी sparingly soluble means one part of solute require which one। तो उसके लिए टेबल हम लोगों को याद रख के रखना ही पड़ेगा और वो होता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी, दिस इज द टेबल ऑफ द सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर किसी ने नहीं पढ़े वाला है तो भी ध्यान देना। तो अकॉर्डिंग टू आवाज आ रहा है ना? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द सोल्यूबिलिटी हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू द वन पार्ट ऑफ द सोल्यूट। तो सपोज 1 ग्राम सोल्यूट है
तो उसको वो सोल्यूट 1 ग्राम सोल्यूट मतलब सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए कितना ग्राम हम लोगों को सॉल्वेंट चाहिए, वो कहलाता है पार्ट्स। तो मैंने पार्ट्स को डिवाइड किया है ग्राम में। ऐसे एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट सॉल्वेंट चाहिए, उसको बोला जाता है सोल्युबिलिटी, राइट? अगर कोई भी सब्सटेंस वेरी सोल्यूबल तब कहलाता है, जब सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा, एक पार्ट के लिए कितना सॉल्वेंट? लेस दैन 1, ओके? फ्रीली सोल्यूबल किसको बोलेंगे? देन सॉल्वेंट रिक्वायर्ड इज फ्रीली दैट इज बिटवीन द 1 टू 10, मतलब एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितने चाहिए? 1 से 10 के बीच में। तो फिर ये याद रखना है सोल्यूबल। हम लोगों को याद कौन-सा रखना है? सोल्यूबल, क्योंकि हम लोग बात करते हैं हर बार सोल्युबिलिटी की। सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट लगेंगे? 10 टू 30 पार्ट्स, ओके? इसके पहले के कम लगने वाले फ्रीली सोल्यूबल एंड द वेरी सोल्यूबल। ओके, सोल्यूबल के बाद में कौन-सा आता है? स्पेरिंगली सोल्यूबल एंड द स्लाइटली सोल्यूबल। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल के लिए जाएगा 30 टू 100, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 टू 1000, ओके? और वेरी स्लाइटली 1000 टू 10000, इनको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे फिलहाल में, ठीक है? याद कैसे रखना है सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबल कितना? 10 टू 30 पार्ट। एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितना चाहिए? 10 टू 30। इसके पहले 1 से 10 फ्रीली सोल्यूबल एंड 1 से कम हो गया तो वेरी सोल्यूबल। इससे बड़े वाले मतलब कहाँ तक चला गया? 10 टू 100 एंड 100 टू 1000 कौन से हो गए? स्पेरिंगली एंड द स्लाइटली। तो हम लोगों ने क्या किया? बीच में क्या एक याद रखा, कौन-सा वाला है? 10 टू 30, ये इसको मान लिया सोल्यूबल। इसके पहले के 2, बाद में के 2, वो याद रह गए। फिर सबसे ज़्यादा वाला कौन-सा हो गया? ग्रेटर दैन 10,000 इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, और 1000 टू 10,000 इसको बोलेंगे वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। सबको यही प्रॉब्लम होता है ना, इतना बड़ा याद कैसा रखना होता है, वही तरीका बताया सोल्यूबल। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएसपी स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब कौन-सा? सोल्यूबल के बाद में कौन से 2 आए थे? एक था स्पैरिंगली और दूसरा है स्लाइटली। तो सोल्यूबल कितना था? 10 टू 30, उसके बाद में कौन-सा था? स्पैरिंगली, और उसके बाद में स्लाइटली, ओके? तो स्पैरिंगली सोल्यूबल कौन-सा आ जाएगा फिर? 30 टू 100 पार्ट्स, ओके? तो इस तरीके से भी हम लोगों को ये याद रखने होते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, और बाकी हम लोग डिस्कशन है वो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा कल का सेशन, इसमें में बचे वाले फार्मास्यूटिकल के भी सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चंस, और फिर जो अदर वाला पार्ट आएगा वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ओके? तो बेटा जितने भी अभी आप लोगों ने आज तो बिना इसके लेके बैठे वाले हो, कल एक बार जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसके लिए आओगे आप लोग सारे लोग, तो एक बार सिर्फ जो पीपी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, उसमें कौन से इक्वेशन है, वो एक बार देख के आना, क्योंकि आगे बहुत सारे इक्वेशन आने वाले हैं, ओके? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।